कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ पाठ 1 पढ़ रहे हैं, भाषा और व्याकरण। बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट। कभी कभी हम अपने भाव अथवा विचारों को प्रकट करने के लिए एक तीसरे रूप का भी उपयोग करते हैं। जैसे कभी कभी हम ना तो लिखकर प्रकट करते हैं और ना ही बोलकर करते हैं, कोई तीसरा ही माध्यम चुन लेते हैं। और वो तीसरा माध्यम क्या होता है? जैसे ताली बजाना, ताली बजाकर बुलाना, या फिर जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो हाथ के इशारे से रुकने का या जाने का संकेत करते हैं। अब जैसे उपर्युक्त चित्रों में माँ और गार्ड अपने अपने भावों को संकेत के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। माँ भी अपने संकेत के माध्यम से प्रकट कर रही है और गार्ड भी संकेत के माध्यम से प्रकट कर रहा है। इन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। लेकिन प्रत्येक भाव अथवा विचार को न तो संकेत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है और न ही समझा जा सकता है, इसलिए इसे भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली। अर्थात कहने का तात्पर्य है, हमारे अंदर बहुत से भाव होते हैं, बहुत से विचार होते हैं। हर विचार को तो हम संकेतों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते और इसी कारण इस भाषा को मान्यता नहीं मिली है। अब आती है हमारी मातृभाषा। मातृ प्लस भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा। जो भाषा हमें माँ के द्वारा प्राप्त होती है वह भाषा जिसे बच्चे अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है। सबसे पहले ये भाषा बच्चा अपने परिवार से, अपने माँ से सीखता है। बच्चे का परिचय सर्वप्रथम इसी भाषा में होता है। यदि बच्चा बंगाली परिवार से है तो उसकी मातृभाषा बंगला होगी। यदि वह गुजराती परिवार से है तो उसकी मातृभाषा गुजराती होगी। अर्थात जब बच्चा छोटा होता है और वो बोलना सीखता है तो जो भाषा उसकी माँ के द्वारा या उसके परिवार के लोगों के द्वारा बोली जाती है वह वही भाषा सीखता है और वही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे कोई अगर गुजराती है तो उसके यहाँ गुजराती में बात की जाती है तो वो गुजराती सीखेगा। अगर वो बंगाली है तो बंगाली बोली जाएगी तो उसे सीखेगा। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो अन्य भाषाओं को भी वो सीखने लग जाएगा। अगली आती है राष्ट्रभाषा। भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह भारतवर्ष के अधिकांश क्षेत्र में बोली, समझी और पढ़ी लिखी जाती है। अब राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा का मतलब होता है जो पूरे देश में या पूरे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, बोली जाती है और समझी जाती है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है और समझी जाती है इसलिए संविधान के अनुच्छेद 343 में इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा भी मिला हुआ है, क्योंकि भारतवर्ष के अधिकांश क्षेत्रों में पढ़ी जाती है, समझी जाती है, बोली जाती है। अब आती है बच्चों भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। अब भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता मिल गई है उन्हें पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मानक भाषा की मान्यता मिल गई है। वे इस प्रकार हैं। वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, बंगला, कोंकणी, असमिया, बोडो, मैथिली, डोगरी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। अब आती है बच्चों हमारी राजभाषा। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, अर्थात राज्य में जिस भाषा में कार्य किए जाते हैं वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। हमारे देश भारत में कार्यालयी कामकाज हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में ही किया जाता है, परंतु हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। राजभाषा का मतलब होता है राज्य की भाषा। जिस राज्य में जो सरकारी कामकाज होते हैं जिस भाषा में किए जाते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही हैं, क्योंकि
हिंदी में भी कार्य किए जाते हैं और अंग्रेजी में भी किए जाते हैं। अब हिंदी को हमारी को राजभाषा का दर्जा मिल गया है, अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है। अब आती है संपर्क भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी एक दूसरे के परस्पर संपर्क के लिए करते हैं। भाषा की संपर्क भाषा हिंदी तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। संपर्क भाषा यानी एक दूसरे देश के निवासी एक दूसरे से परस्पर जिस भाषा में बातचीत करते हैं वो संपर्क भाषा कहलाती है, और इसीलिए हमारे देश में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही संपर्क भाषाएं हैं। अब आती है बोली। देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जो एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है वो भाषा हो जाती है, और जो छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग जाकर अलग अलग हो जाती हैं वो बोली कहलाती हैं। जैसे भोजपुरी, बुंदेली आदि। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, इसमें प्राय साहित्य की रचना नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है वो बोली कहलाती है। अगला है उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। उपभाषा का क्षेत्र जब विस्तृत हो जाता है तब वह भाषा का रूप ले लेती है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि बोली को ही उपभाषा बना दिया जाता है। वो कब बनाया जाता है कि जब वो एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगती है, एक बड़े विस्तृत रूप में बोली जाने लगती है, और उसमें जब वो उपभाषा बन जाती है तो उसमें साहित्य की रचनाएं होने लग जाती हैं, और इसीलिए फिर वो उपभाषा के रूप में विख्यात हो जाती है। लिपि। मुख से बोली जाने वाली ध्वनियों को उनके संकेत चिन्हों के द्वारा प्रकट करने अर्थात लिखित रूप को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अर्थात इसमें बताया गया है कि जो हम बोलते हैं, हमारे मुख से बोलने पर जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को लिखने के कुछ संकेत चिन्ह होते हैं, और इन संकेत चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं, और हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संसार की भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं, और संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए उन सबको लिखने की भी लिपियां अलग अलग होती हैं। अब हम लिपि के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिलाऊंगी, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और फीस जल्दी से जल्दी विद्यालय में जमा करा दीजिए। धन्यवाद।